हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर BAPS स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग है। और उन बच्चों को पता है कि अभी हमने PPI जो पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया है। हमने जो पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट है उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले PPI की 4 यूनिट्स हैं, इसको हम 6 यूनिट्स हैं, इसको हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। सो आज की इसमें हम सेकंड यूनिट पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ओके। सो फर्स्ट यूनिट में आपको मैंने जो कल पढ़ाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप वो कर सकते हैं। सेकंड यूनिट है आपके चुनाव और चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व और चुनाव मतदान के व्यवहार का सामाजिक निर्धारक, चुनाव आयोग और चुनावी सुधार, ठीक है। ये सारा आपका ये टॉपिक है जो इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आता है आपका, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में इंट्रोडक्शन लिखें या फिर डेफिनेशंस लिखें, क्योंकि हर चीज़ का इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक है चुनावों का महत्व और राजनीतिकीकरण की प्रक्रिया। राजनीतिकरण जो है स्टूडेंट्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, इनफैक्ट उस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। सो अब ये जो है आपको हम अपने पार्ट्स करके पढ़ेंगे, चुनावों का महत्व और राजनीतिकरण की प्रक्रिया को, ठीक है। सबसे पहले हम चुनावों का महत्व देखेंगे। चुनावों के महत्व को मैंने आपको 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको उसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो कि यार चुनावों के महत्व में नॉर्मली है क्या, ठीक है। तो अब मेन ये आता है कि, ठीक है। सो आपका सबसे पहला है कि जनता अपने शासकों का चयन करती है, पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स, ठीक है। इसमें मतलब मेनली ये रहा है, देखो पहले तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चुनावों के महत्व को एक ऐसा माध्यम माना जाता है जिसके द्वारा, जिसके ज़रिए, जिसकी मदद से जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, ठीक है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और किसी हद तक उन पर कंट्रोल भी रख सकती है। वो अपनी मर्जी से हटा भी सकती है, ला भी सकती है। ये वाली बात कहना था इन लोगों को यहाँ पे। चुनाव के जो महत्व हैं, चुनाव के कार्यों को इस तरीके से रेखांकित करते हैं। किस तरीके से, वो तरीके मैं आपको अब बताती हूँ। सबसे पहला है जनता अपने शासक का चयन करती है, ठीक है, पीपल इलेक्ट देयर रूलर्स। तो इसमें क्या है कि निर्वाचन प्रक्रिया जो होती है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें मतदाता अपने रिप्रेजेंटेटिव का चयन करता है, उसको चुनता है, और निर्वाचन के माध्यम से ही संसद और विधानमंडल जो होती हैं उनका गठन होता है, और साथ में सरकार भी बनती है और राष्ट्रपति का भी निर्वाचन संभव हो पाता है, ठीक है। अब बात आती है आगे, राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल या फिर जो हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों को, वहाँ के लॉयर्स को, जज को नियुक्त करती है, इलेक्ट करती है। और इस तरीके से शासन का जो पूरा ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो एक मतलब इस निर्वाचन के आधार पर ही खड़ा किया गया है, जो मैंने आपको ये बताया है कि जनता अपने शासकों का चयन करती है। अब हमने शासक का चयन किया, उसके बाद एक अच्छे शासक को चयन करने के बाद उन्होंने अपने बाकी न्यायाधीशों को, उन सबको इलेक्ट किया जिसने अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया, तो उससे आगे की गाड़ी भी अच्छे से चल पाई, ठीक है। दूसरा है आपका जनता शासकों पर नियंत्रण रखती है, पीपल एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स, ठीक है। इसमें यह है कि जो विजय प्रत्याशित होते हैं ना, उनको अगले चुनावों में जनता से वोट मांगने होते हैं, और इसलिए ही उनको ये बताना पड़ता है कि उनमें उनके मतलब उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, और सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद या फिर कर लेने पर उन्होंने, अगर वो अवसर लापरवाही से गवा दिया जाए तो जनता दोबारा उनको वोट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये है यहाँ पर कि वो पहले नॉर्मली अपना, आपने देखा होगा जब इलेक्शंस आते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कर भी देते हैं, सड़कें सही करा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो उस बेस पे वो वोट ले लेते हैं, फिर उसके बाद अगर वो वोट नहीं, मतलब सॉरी, वो काम नहीं कर पाते हैं तो फिर मेन उनका ये रहता है कि जनता उनको वोट इन फ्यूचर जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो नहीं देती है,
क्योंकि वो जनता को राइट दिया गया है, ज़बरदस्ती नहीं हो रही है यहाँ पर कि उसने एक बार काम किया था वोट मांगने के लिए तो अगेन आप उसको उसने काम किया हो या ना किया हो आप उसको वोट ही दो, वो आपकी मर्जी है। तीसरा है आपका चुनाव कई खास मुद्दों को लेकर लड़े जाते हैं, इलेक्शन थ्रो अप इश्यूज। ठीक है, इसमें ये है कि राजनीतिक दल जो हैं वो अपने चुनाव घोषणा पत्र में बहुत से वादे करते हैं, बहुत से प्रॉमिसेस देते हैं और घोषणा पत्र में ऐसी बातें रखी जाती हैं जिसमें पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन मिल सके, लेकिन कभी कभी चुनाव कुछ स्पष्ट जो मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको लेकर ही लड़े जाते हैं। 1977 के जो चुनाव हुए थे उसमें लोकतंत्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए लड़े गए थे और 1980 के चुनावों का मुद्दा था केंद्र में मजबूत सरकार की आवश्यकता, कि सेंट्रल में एक पावरफुल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस चीज़ को देखते हुए ये एक मेन मुद्दा यहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद आता है आपका सरकार का यहाँ पर वैधीकरण हो जाता है। ठीक है, वैधीकरण में स्टूडेंट यहाँ पर आप डबल ए की मात्रा लगा लीजिएगा और धा में बड़ी की मात्रा। ठीक है, ये थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। तो सरकार का वैधीकरण हो जाता है। इसमें क्या बताया गया कि चुनावों के माध्यम से सरकार को कानूनी मान्यता मिल जाती है, उसको एक लीगल एक तरीके से एक पहचान मिल जाती है। इसकी मतलब ये होता है कि क्रांति के बाद आमतौर पर शासकों की जो पहली घोषणा यही होती है कि देश में जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। ठीक है, अब चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र का क्या मतलब है कि भाई कोई प्रेशर नहीं है कि तुम भाई इसी टीम को, इसी पार्टी को वोट दो या फिर आपका निष्पक्ष चुनाव करवाना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पांचवा पॉइंट है आपका चुनाव सरकार में लोकतंत्रीय स्वरूप को प्रकट करते हैं। इलेक्शंस गिव गवर्नमेंट अ डेमोक्रेटिक बेसिस। ठीक है, इसमें क्या है आपका मेन कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी को जनता का शासन कहते हैं, लेकिन रियलिटी में बात यह है कि शासन के जो काम है वो जनता की साझेदारी बहुत सीमित है उसमें। कि मतलब यार तुम बोल तो रहे हो कि तुमने वोट तो पूरा पूरा हमसे लिया, लेकिन जो काम हम करवाना चाहते हैं या तुम्हें जो करना है इन फ्यूचर इन केस हम अगर बोल देते हैं, कोई जनता कोई भी ऐसा बोल देती है, सरकार को लेटर डालती है, कुछ भी करती है कि भाई यहाँ की चीज़ ख़राब हुई है, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाओ, तो हर बार यही नोट किया गया है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद उस काम को करवाया गया है। लेकिन आप वोट मांगने से पहले तो उस काम को बिना कहे कर देते हो। तो ये वाली बात यहाँ बोली गई है कि लोकतंत्र को जनता का शासन कहते हैं, लेकिन ये बात रियलिटी में ऐसी है कि जनता का उसमें कोई भी हक नहीं होता है। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक तो सिर्फ चुनाव के दिन ही ये महसूस करते हैं कि सरकार उनकी अपनी सरकार है। सेम वही बात जो मैंने आपको ये बताई है कि वोट मांगने के लिए तुमने हमारे बिना कहे हमारी सड़कें सही करवा दी, लेकिन जब वोट तुमने मांग लिए, तुम जीत गए और जब हमने बोला था तुमने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो इस पॉइंट में ये वाली बात बताई गई है। और इसका आपका लास्ट पॉइंट है हिंसक क्रांति का भय समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसमें यह है कि मताधिकार नागरिकों के जो दिल हैं उसमें शासन के लिए एक निष्ठा और भक्ति की भावना पैदा कर देता है और नागरिक मताधिकार के माध्यम से ऐसी सरकार को बदल सकते हैं जो उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है आपके राइट्स वगैरह क्या हैं। तो उस बेस पर ये बात बोली गई है कि नागरिक मताधिकार जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके ज़रिए से ऐसी सरकार को भी बदला जा सकता है जो उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करती है, उनको पूरा नहीं करती है। तो इसलिए हिंसक क्रांति का भय समाप्त हो जाता है। मैं ये वाली बात को आपको अच्छे से बताया गया है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि राजनीतिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, नॉर्मली राजनीतिकरण का क्या अर्थ लिया जाता है? राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग फिलोसफर अपने अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, जैसे कुछ फिलोसफर जो हैं वो ये बोलते हैं कि मतलब राजनीतिक विकास अपना डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को राजनीतिकरण की परिभाषा दी गई है, या फिर पॉलिटिकल बेसिस पे नागरिक का विकास करने का। ये नॉर्मली इसमें राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट लिया जाता है, लेकिन हर इंसान उसको अपने नज़रिए से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी मेंटालिटी से देखता है। साथ में जो राजनीतिक विकास है उसको मापना एक साधन चुनाव भी है।
ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मापने के लिए, उसको देखने के लिए चुनाव वर्ड का यूज़ किया गया है कि अब यहाँ पे बिल्कुल ये बात सीधी सीधी आ रही है कि चुनाव इसलिए ही करवाए जाते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हमारी जीतने वाली पार्टी कर रही है, क्या वो अपना डेवलपमेंट कर रही है या नागरिकों का डेवलपमेंट कर रही है। तो इस वजह से चुनाव का नाम साधन के तौर पे यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के रूप में दिया गया है। एडवर्ड शिल्स जो हैं वो बोलते हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र को ही राजनीतिक विकास का नाम दिया गया है। मतलब उन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये जो लोकतंत्र आपका आ रहा है, उसको ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट का नाम दिया गया है कि भाई तुम जनता के नाम पर वोट ले रहे हो, जनता के कहे बगैर काम कर रहे हो, लेकिन जब वोट हासिल तुम्हें हो गए, मिल गए, सब कुछ हो गया और जब जनता ने कहा कि भाई अब तो काम करवाओ, जब तुमने वोट ले लिए और तुम भाग गए, तो जाहिर है तुम 5 साल, 1 साल, 2 साल तक तो टिके रहे हो, लेकिन उस बीच में जनता को कितना रुला दिया तुमने, वो चीज़ नहीं देखी जा रही। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को ऐसे देखा। बाकी फिलोसफर्स ये देखते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बेस पर ही अच्छी बात है, जनता खुद चूज़ कर सकती है अपने लीडर को। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि जनता इंडिया में या और भी जगह ऐसा है कि खुद चूज़ करती है अपने लीडर को, तो अपने वोट डाल के। लेकिन हमेशा ऐसे ही देखा जाता है कि पार्टी, जो भी पार्टी होती है, वो अपना मतलब एक तरीके से काम, मतलब वोट हासिल करने से पहले तो काम करती है, लेकिन बाद में वो कोई भी काम करने से इनकार कर देती है या फिर लेट करती है लेकिन लेट करती है। ठीक है। उसके साथ साथ आगे मेनली मतलब एक तरीके से इसमें ये भी बताया जाता है कि आपका चुनावों से जो आपका राजनीतिकरण है उसकी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है, राजनीतिक स्थिरता पैदा हो रही है और मतदाताओं को सक्रिय बनाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है। उसके साथ साथ चुनाव परिणामों को एनालाइज किया गया और फिर ये देखा गया कि पार्टीज़ के हिसाब से, मतलब अलग अलग पार्टीज़ में, भाजपा में, एनडी में और बहुत सारी उसमें सीटें वगैरह बटी और कांग्रेस को 44% मिल पाई, बाकी दलों को 16% मिल पाई। फिर बहुत सारे दल चुनावों का जो खाता थे वो बिल्कुल ही खाली रह गए, उसमें कुछ भी नहीं रहा। और फिर जब 16वीं लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें एक भी सीट वो हासिल नहीं कर पाए। राजनीतिक दलों में बीएसपी, डीएमके और नेशनल कॉन्फ्रेंस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा शामिल थे। ठीक है। उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय लोकदल है और असम गण परिषद भी खाता खोलने में नाकाम रही और उत्तर प्रदेश में भाजपा को 80 सीटें मिली और अकेले 71 सीटों में से लगभग 41% भाजपा की ही थी, 80 मिलाकर। ठीक है। और फिर आगे मतलब ये देखा गया कि जब ये जनादेश जो है वो नरेंद्र मोदी को अच्छे शासन और डेवलपमेंट के लिए एक एजेंडे के रूप में मिला और जनादेश देश बदलने का है और जो हाशिए हैं उस पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल बेस पर जान फूंकने का उनका मेन मकसद रहा है। ठीक है। नॉर्मली अब ये बहुत सारे ये बोलेंगे कि मैम दिख रहा है, कभी आप कमेंट में ये बरसात करना शुरू कर दो कि मैम दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कितनी अच्छी इकोनॉमी हमारी बना दी, क्या कर दी। ऐसा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको पढ़ो और समझो और इसको लिखो। ठीक है। अब आपकी बात आती है यहाँ पर मतदान व्यवहार समीक्षा, वोटिंग बिहेवियर एंड एनालिसिस के बेस पे मतदान व्यवहार का क्या देखा गया कि मतदान व्यवहार का जो आशय है वो मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है, मेनली ये बात रखी जाती है। मतदान व्यवहार में सबसे पहले तो ये अध्ययन किया जाता है कि कौन से तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित और कौन से तत्व उसे संबंध से निरुत्साहित करते हैं। ठीक है, मैंने डिस्करेज भी यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप मुझसे बोल देते कि मैम आप जो वर्ड था वो इंग्लिश में बता देते, ये था वो था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। मतदान जो व्यवहार है उसमें सबसे पहले तो इस चीज़ को पढ़ा जाता है, इस चीज़ को देखा जाता है कि कौन से एलिमेंट्स व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित और कौन से तत्व उसे निरुत्साहित करते हैं।
ठीक है। उसके साथ आगे मतलब मेन ये बात रही है कि फ्रांस में सबसे पहले 1913 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया था। इसके बाद अमेरिका में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के काल में किया गया, ब्रिटेन में महायुद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया गया, और साथ में भारत में सेकेंड जब आम चुनाव हुए थे, इस तरीके से इसमें इसका अध्ययन को अपनाया गया। और हाल ही के वर्षों में भारत में इस विषय पर साहित्य प्रकाशित भी हुए हैं और बहुत सारे सर्वेक्षण पर इसको आधारित भी किया गया है। अब आता है आपका मतदान व्यवहार के अध्ययन में कठिनाइयाँ। ठीक है, मतदान व्यवहार के अध्ययन में कठिनाइयाँ मेनली क्या रही हैं कि मतदान जो है एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट से प्रेरित एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो बहुत सारे बाहरी एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, हिंदी में बोलें तो मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक बाहरी तत्वों से प्रभावित होते हैं। साथ में जो स्वाभाविक रूप है वो मतदान व्यवहार के अध्ययन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट भी कर देता है। सबसे पहली क्या रही है, सबसे पहली में एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार जो है वो दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से अलग होता है। इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार पर इस रिलेशन में किसी मतलब एक तरीके से किसी दूसरे किसी भी प्रकार के सामान्य जो कंक्लूजन निकालना होता है वो संभव नहीं हो पाता है। कहाँ से संभव हो पाएगा? जाहिर सी बात है कि एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार जो है वो दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से अगर अलग है तो फिर कहाँ से एक नॉर्मली निष्कर्ष निकल पाएगा? अलग अलग क्षेत्रों में प्रवृत्तियों के लंबे समय तक मतलब ये अवलोकन के आधार पर ही इस रिलेशन में बहुत सारे रिजल्ट पर पहुँचने की कोशिश की जाती है। दूसरे में ये है कि भारत जैसे जो विविधता वाले देश हैं इसमें एक सिर्फ निश्चित शीर्षकों के अंतर्गत ही पूरे देश में मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये कठिनाइयाँ बहुत ही ज़्यादा हैं कि किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए, किन शीर्षकों के अंदर किया जाए और किन के अंदर नहीं किया जाए। साथ में इन संबंधों में जो तीसरी बात आती है, तीसरी बात ये है कि सबसे प्रमुख कठिनाई तीसरी को माना जाता है कि इसमें जिन व्यक्तियों के साक्षात्कार किया जाता है उनमें से बहुत सारे अध्ययनकर्ता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति उत्तर देने की क्षमता रखते हैं वो जानबूझकर ठीक उत्तर नहीं देते हैं। उनके मन में ये बात रहती है, ये एक पॉइंट सा रहता है कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति या तो शासन का प्रतिनिधि है या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से उससे ये कार्य करवाया जा रहा है। और साथ में इन सभी के अलावा और भी भाषाओं में कठिनाइयाँ आती हैं कि जैसे कि आप तो ये जानते ही हैं भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, कितनी अनेक भाषाओं का देश है। तो इसमें एक ये रहता है कि अगर कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाए तो फिर भाई असम वाले लड़ते हैं कि हम हिंदी नहीं बोल सकते, साउथ वाले बोलते हैं हम हिंदी नहीं बोल सकते, यहाँ के जो नॉर्थ के हैं वो हिंदी उर्दू इंग्लिश मिक्स बोलते हैं, और फिर साउथ वाले हैं वो सिर्फ कुछ तमिल में, कुछ कर्नाटक में, केरल में या फिर इंग्लिश में बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी लेकर प्रॉब्लम क्रिएट रहती हैं। ठीक है, अब आती है आपके बात मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों की। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वोटिंग बिहेवियर में मैंने आपको 4 तरीके से इसको बांट के बताया है। चारों को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला है आपका जातिवाद। जातिवाद का मेन क्या है? जातिवाद में जो मतदान व्यवहार होता है वो उसको प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व जातिवाद माना जाता है। वैसे तो इस तत्व का जो प्रभाव है वो भारतीय संघ के सभी राज्यों में है, लेकिन फिर भी बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और केरल में इस तत्व को सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये रखा गया कि अगर चुनाव के अंतर्गत कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम या फिर कैसी भी प्रॉब्लम सामने आती है तो उसमें मतलब ये है कि जाति के तत्व का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। जो 1971 में लोकसभा चुनाव हुए,
फिर 1972 में विधानसभा चुनाव हुए, 1977 में लोकसभा चुनाव हुए, फिर 1984 में नवंबर और 1989 में लोकसभा चुनाव में ये बातें देखी गई थी। ठीक है, ये ईयर्स आप याद रखिएगा, आगे आपके बहुत काम आएंगे। सेकंड है आपका आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन जो है। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है कि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सामान्य तौर पे अगर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है तो मतदान शासक दल के पक्ष में मतदान करते हैं या फिर जो शासक दल है उसके विरुद्ध खड़े होते हैं। इसी वजह से शासक दल जो है उसकी ये चेष्टा रहती है कि चुनाव अच्छी कृषि के वर्ष में हो। अच्छी कृषि का यहाँ पे नॉर्मली यूज़ किस बेस पे किया गया है कि जैसे कि मतलब अच्छी कृषि की उनको लगे हाँ मेरे हालात इस टाइम ठीक हैं, ये सब ठीक है, सब कुछ आगे पीछे का देख के हैंडल करा जा सकता है। 1980 में लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की पराजय का एक प्रमुख कारण आर्थिक कठिनाई बना था, जिसके लिए जनता पार्टी और जनता एस को उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है ना। अब जाहिर है यार, तुम लोगों ने जब देखा ही नहीं तुम्हारी स्थिति कैसी बनी हुई और तुम वोट के लिए खड़े हो गए कि भाई वोट दो, तो ऐसा ही होना था। तीसरा आता है आपका भाषाई स्थिति। भाषाई स्थिति में जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि इतनी ज़्यादा भाषाएं भारत में बोली जाती हैं कि हमें कुछ ही पता है, बाकी तो हम बता भी नहीं सकते हैं कि कौन सी भाषा कौन बोलता है। साउथ में भी ये नहीं है कि सिर्फ कर्नाटक, केरल, तमिल यही सब बोली जाती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी बोली जाती हैं। फिर उसके बाद नॉर्थ में कुछ बोली जाती हैं, ईस्ट में, वेस्ट में। तो उस चीज़ को लेकर भाषाई जो स्थिति है वो ये रही है कि 1967 और 1971 में चुनावों में डीएमके ने हिंदी विरोध के नाम पर समर्थन किया। डीएमके मैंने आपको बताया था, ये आपके सेवन सिस्टर के साइड की पार्टी है और सेवन सिस्टर की साइड की पार्टी को आप जानते हैं वो लोग कैसे बोलते हैं, मेघालय के लोग हैं, यहाँ के नागालैंड वगैरह, उनसे हिंदी नहीं बोली जाती है। तो जब ये बात चली थी, ये बात छिड़ी थी कि हिंदी को मातृभाषा बना दिया जाएगा, तो इन्होंने 1967 में और 1971 में ये चुनावों में ये विरोध किया था, इस चीज़ पर बाकायदा समर्थन किए थे। सब कुछ हुआ था कि हिंदी को अगर मातृभाषा बना दिया जाएगा तो हमें ज़बरदस्ती हिंदी सीखनी पड़ेगी और हम हिंदी नहीं बोल सकते हैं, अदरवाइज़ हम इंडिया का पार्ट नहीं बन पाएंगे अगर आप हिंदी को मातृभाषा बना दोगे तो। इस वजह से भारत की मातृभाषा कोई भी नहीं है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस चूज़ की गई हैं, लेकिन उसमें भी वो सारी लैंग्वेजेस को मिलाकर देखकर लिखा गया है कि हाँ ठीक है, सेवन सिस्टर्स की साइड से एक ली गई है, साउथ की साइड से एक ली गई है, वेस्ट से, फिर बीच में से, नॉर्थ में से, इधर उधर से मिला के 22 लैंग्वेजेस बना दी गई हैं। फिर लास्ट है आपका आर्थिक साधन, फाइनेंशियली रिसोर्सेज। फाइनेंशियली रिसोर्सेज में नॉर्मली क्या है कि जैसे मतदान व्यवहार को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और 1977 से चुनावों ने ये स्पष्ट कर दिया कि आर्थिक साधन चुनाव को एक निर्णायक रूप में भी प्रभावित नहीं कर पाए। 1984 में लोकसभा चुनाव में, 1985 में विधानसभा चुनाव में आर्थिक साधनों की जो भूमिका का पर्याप्त प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ा था। ठीक है, अब आता है आपका भारतीय मतदाता की जागरूकता। भारतीय मतदाता की जागरूकता में क्या है आपका मेन कि जैसे नॉर्मली आपने जैसे पूरा पढ़ लिया, अब आप ये बोलोगे कि मैम क्या मतलब जैसे कि ये लास्ट का समझ में नहीं आया कि भारतीय मतदाता की जागरूकता की क्या ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जानना है कि ज़रूरत क्यों नहीं है। आप किसी को वोट देने जाओगे, जाहिर है उसका काम देखकर, हर चीज़ देखकर वोट देने जाओगे। तो यहाँ मेन बात ये रही है कि भारतीय मतदाता के रिलेशन में जो अलग पक्ष हैं उनके द्वारा अब तक ये समझा जाता है कि वो अपनी अशिक्षा, निर्धनता, इन सब कारणों की वजह से अपने मताधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ रहे हैं। कि पीछे मैंने जो आपको आर्थिक कंडीशन की सारी चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें शिक्षा भी मेन देखी गई। यार जब आप पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो फिर क्या चला लोगे, कुछ नहीं चला सकते। ठीक है, उसके साथ ये है कि ऐसे मत सिर्फ वो व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें भारतीय जनता के मन में या मस्तिष्क में एक जानकारी या फिर ये हो कि हाँ ठीक है, ट्रस्ट है। अब आप लोगों को ये रहता है कि आप जो भी सवाल पूछना होता है, कुछ भी होता है, आप चैनल पर आराम से प्रीति मैम बता देती हैं या मैं आपको बता देती हूँ, राहुल सर बता देते हैं, तो आपको नॉर्मली एक ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ दोनों ये IQ की टीम ने जो बताया है वो बिल्कुल ठीक बताया है, अच्छा बताया है। तो सेम यहाँ पर ये वाली बात है कि अगर बिना शिक्षा के, बिना किसी चीज़ के बेस पर वोटिंग दी जाती है किसी
किसी भी लीडर को, किसी भी पार्टी को, तो वो इस बेस पे कि भाई उन पर भरोसा है कि हाँ ठीक है वो ये चीज़ कर सकते हैं। अपनी समस्त जो अशिक्षा और निर्धनता के बावजूद भी भारतीय जनता का मतदान बहुत ज़्यादा ठोस बना रहा है और आज तक बीजेपी का जो ऐसा बना हुआ है बहुत ज़्यादा ठोस बना हुआ है, चाहे उसमें शिक्षित हों या अशिक्षित हों, निर्धन हों, कैसे भी हों, ठीक है। उसके साथ साथ मेन क्या रहा कि 1977 में जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा आशाएं, आकांक्षाएं रहीं और मतलब एक तरीके से ये रहा, जनता ने जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा ये चीज़ें सौंप दी थी कि हाँ ठीक है हमें तुमसे बहुत उम्मीद है, ये है वो है, और लेकिन जनता सरकार अपनी एकता और क्षमता का परिचय बिल्कुल भी नहीं दे पाई थी। 1977 में ही बता दिया था कि भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। उसके साथ जनता पार्टी में एक तरीके से एक गुटबंदी को देखते हुए जनता ने ये सोचा कि ऐसे समूह को शासन सौंपना एक पॉलिटिकल स्थायित्व या फिर देश के हित में नहीं होगा, जनता द्वारा सत्ता चेंज की जानी चाहिए। उन्होंने देखा कि भाई ये तो गठबंधन सरकार बना के बैठे हैं, अपना अपना सोच रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जनता ने ये सोचा कि नहीं हम इनको वोट नहीं देंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया और जब ये हुआ कि जैसे कि 1977 में कांग्रेस, 1980 में जनता पार्टी, फिर 1991 में राष्ट्रीय मोर्चे, ठीक है, इनमें, और फिर 1996 में पीवी नरसिम्हा राव जो है उन्होंने कांग्रेस को, 1998 में संयुक्त मोर्चे को, 2004 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्राप्त कर लिया था और 1980 के बाद भारतीय मतदाता का जो रुझान है वो क्षेत्रीय दलों की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके बाद जो 8वीं लोकसभा बैठी थी आपकी 84 और 85 जो विधानसभा चुनाव बोले जाते हैं, उसमें मतदाता की जागरूकता इस तरीके से देखी गई कि मतदाता ने लोकसभा के मत जो पत्र होते हैं उसमें विधानसभाओं के मत पत्र का प्रयोग अलग अलग डिफरेंट बेसिस पर एक तरीके से विचार करते हुए, अपने पर्सपेक्टिव रखते हुए किया था। और मतदाता की जो जागरूकता का प्रमाण दिखा था वो 8वीं लोकसभा के चुनाव में कर्नाटक राज्य में 28 में से 24 स्थानों पर उम्मीदवार को विजय प्राप्त हो गई थी, ठीक है। उसके साथ ये है लास्ट में बात कि 2009 में 15वीं लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद क्षेत्रीय दल ने उनके बिचौलियों को की जो जोड़ तोड़ थी उसकी अपेक्षा वो कर रहे थे, लेकिन इस जो पूरी बनी हुई थी दृष्टि, उसमें मतदाताओं ने अपने एक सीधे रूप से कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए को भारी जनादेश के साथ सत्ता में लौटा दिया और ये केंद्र के स्थायित्व के जनादेश था, ठीक है। मेनली यहाँ पे ये बात आई है कि बीजेपी को जब 1977 में इन्होंने देखा कि भाई ठीक है इन्होंने गठबंधन सरकार बना ली, ये तो भूल गए जनता को, भाड़ में डालो, अब इनको वोट देना ही नहीं है। उसके बाद फिर कांग्रेस, फिर ये फिर वो, और ये तो नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मुद्दा है, ये तो हमेशा चलता ही रहेगा। इस वजह से इसका कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है और ना कभी निकल सकता है। सो आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो यहीं ख़त्म होती है, चुनाव और चुनाव प्रक्रिया। नेक्स्ट क्लास में हम धर्म और राजनीति, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता पर बहस जो है वो पढ़ेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।